जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 24 जून 2026 और 24 जून 2026 के जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे उनको गौर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला प्रश्न है, पुरुष फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वकालिक अग्रणी गोल स्कोरर बनकर किस खिलाड़ी ने 17वां विश्व कप गोल दागते हुए मिरोस्लाव क्लोज का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है? इसका सही उत्तर है किलियन एम्बापे, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी लियोन मेसी, डी नेमार जूनियर। तो 17वां विश्व कप गोल किसने दागा है? ये विश्व रिकॉर्ड बन चुका है और इसका सही आंसर है लियोनो मेसी। लियोनो मेसी ने पुरुष विश्व कप इतिहास में अपना 17वां गोल करके सर्वकालिक अग्रणी गोल स्कोरर बन गए हैं। सर्वाधिक गोल इन्होंने कर लिया है। इन्होंने उपलब्धि के साथ ही जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और 2026 विश्व कप में मेसी ने अपना चौथा गोल कर महिला विश्व कप की महान खिलाड़ी मार्टा के 17 गोल के समग्र रिकॉर्ड की बराबरी भी कर लिया है। ठीक है, मेसी लगातार 6 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक के बाद वे 38 वर्ष की आयु में विश्व कप मैच में हैट्रिक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। मेसी विश्व कप के 6 अलग अलग संस्करणों में खेलने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। 17वां गोल इनका हो चुका है और इन्होंने जर्मनी के स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इन्होंने 2026 में 4 गोल कर लिए हैं और 17 गोल के रिकॉर्ड इन्होंने पार कर लिया है। और अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक के साथ ही 38 वर्ष की आयु में सर्वाधिक उम्र वाले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाई है। और मेसी विश्व कप के 6 अलग अलग संस्करणों में खेलने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, लियोन मेसी का। अब बात आई है गोल की, तो टॉप गोल खिलाड़ी देख लेते हैं। फुटबॉल के लियोन मेसी ने 18 गोल कर लिए हैं। मिरोस्लाव क्लोज ने 16 गोल कर लिए हैं। देखो 17वां गोल इनका पूरा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गोल किया है, तो कुल अभी गोल 18 गोल हैं उनके पास। और मिरोस्लाव क्लोज के पास 16 गोल थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और किलियन एम्बापे 15 गोल के साथ तीसरे स्थान पर है। गार्ड मुलर 14 गोल है और जस्ट फोंटेन के पास 13 गोल है। तो इस प्रकार से ये लिस्ट थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जब भी आप हमारे वीडियो देखते हैं तो नोट करने के लिए पेन और कॉपी जरूर लें, क्योंकि किसी भी वीडियो को देखते समय पूरा ध्यान वीडियो में होना चाहिए, एक भी स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अगरिया समुदाय के बच्चों के लिए 28 सेवानिवृत्त बसों को सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल कक्षाओं में स्कूल ऑन व्हील में परिवर्तित कर दिया है? ए गुजरात, राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह गुजरात। स्कूल ऑन व्हील जो कहना चाहिए योजना के तहत गुजरात में 28 सेवानिवृत्त राज्य परिवहन बसें थी, जिसमें सौर संचालित मोबाइल क्लास चालू किया है। यह पहल स्थानीय नाम रणशाला रखा गया है। इसका नाम रणशाला रखा है, जिसका उद्देश्य है अगरिया समुदाय के बच्चों का निर्बाध शिक्षा उपलब्ध कराना। मोबाइल कक्षाएं सुरेंद्र नगर, पाटन, कच्छ, मोरबी के नमक उत्पादक क्षेत्रों में संचालित की गई हैं। प्रत्येक बस में 3.8 किलोवाट ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली से संचालित होती है और बाहरी बिजली के बिना लगभग 48 घंटे तक कार्य कर सकती है। यह पहल विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु के उन बच्चों के लिए है जिनके परिवार नमक उत्पादन क्षेत्र में मौसमी रूप से पलायन करते हैं। प्रत्येक मोबाइल कक्षा में 20 से अधिक बच्चों के अध्ययन की व्यवस्था की गई है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और नया सा क्वेश्चन है, नवाचार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, याद रखिएगा, अभी हाल ही में पीएम श्री योजना के तहत हरियाणा सरकार ने सीएम श्री स्कूल की भी घोषणा की है। ठीक है, तो सीएम श्री स्कूल जो बनेंगे हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, सीएम राइज स्कूल कहाँ का है भैया? ये सीएम राइज अलग है। सीएम राइज स्कूल कहाँ का, कोई बताएगा? तो इसका आंसर है सीएम राइज स्कूल है मध्य प्रदेश में संचालित।
देखो पीएम श्री सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और सीएम श्री स्कूल जो है हरियाणा सरकार की योजना है और सीएम राइज स्कूल जो है मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वर्ष 2030 तक किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के नए सिरे से राजनीतिक प्रतिबद्धता और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस बीमारी को सार्वजनिक 2030 तक खत्म उन्मूलन करने का आह्वान किया है। एक मलेरिया, बी टीबी, सी HIV एड्स, डी डेंगू। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर है वो HIV एड्स। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरस ने 2030 तक HIV एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का आह्वान किया है और यह आह्वान HIV एड्स पर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान किया गया। महासचिव का संदेश एमिना जे मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत किया गया। 2004 के चरम स्तर की तुलना में एड्स से संबंधित मौतों की संख्या में लगभग 70% की कमी आई है और 2010 के बाद ने HIV संक्रमण में लगभग 40% की गिरावट भी देखी गई है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जैसे संयुक्त राष्ट्र ने HIV एड्स ही नहीं तपेदिक अर्थात टीबी, मलेरिया, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों के लिए 2030 तक इन्हें समाप्त करने का घोषणा किया है। वहीं पर अगर भारत देश की बात करें तो टीबी जो है 2025 तक इसे पूर्णतः उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया था और लगभग पूरा भी हुआ है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग जो नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मलेरिया को 2030 तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है हमारे देश भारत ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास विभाग को स्वचालित भवन प्रवेश प्रणाली और गति शक्ति परिसंपत्ति मानचित्रण प्रणाली के लिए स्कॉच पुरस्कारों की स्वर्ण एवं रजत श्रेणी में सम्मान दिया गया है। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। स्कॉच पुरस्कार में एक श्रेणी में स्वर्ण पदक और एक श्रेणी में रजत पदक जीता है जम्मू कश्मीर की आवास एवं शहरी विकास को। जम्मू कश्मीर का आवास एवं शहरी विकास को डिजिटल शासन के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। विभाग को स्कॉच पुरस्कार की स्वर्ण श्रेणी और रजत श्रेणी से राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। सम्मान स्वचालित भवन प्रवेश प्रणाली के लिए प्रदान किए गए हैं। जम्मू कश्मीर गति शक्ति परिसंपत्ति मानचित्रण प्रणाली को भी इस उपलब्धि के साथ मान्यता मिली है। हाँ, डिजिटल शासन में उत्कृष्ट पहल के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण और रजत श्रेणी में सम्मानित किया है जम्मू कश्मीर शहरी विकास विभाग को। हाँ, याद रखिएगा उच्च हिमालयी पुष्प कृषि को बढ़ावा देने की अभिनव पहल लद्दाख में शुरू की गई है। हाँ, अगर हम बात करें स्कूल ऑन व्हील तो स्कूल ऑन व्हील अर्थात मोबाइल स्कूल की शुरुआत जो है वो गुजरात के अगरिया समुदाय के बच्चों के लिए है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट नोट डाउन करें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए धनाधन सा क्वेश्चन ये, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में कुल कितने पद्म अलंकरण दिए जा रहे हैं। देखो अलंकरण जो पद्म पुरस्कार है भारत देश के ये 2 चरणों में दिए गए। पहला चरण पहले ही पूर्ण हो चुका है, दूसरा चरण है। तो दूसरे चरण में कुल कितने पद दिए गए हैं। ए 50, बी 65, सी 75 और डी है 131। इसका जो सही आंसर है 65। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और दूसरे नागरिक अलंकार समारोह में कुल 65 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। 2026 के लिए सरकार ने कुल 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा भी की थी। हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में कुल 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए, जिसमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी। हाल ही में लग्जमबर्ग के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वहां के विदेश मंत्री जेवियर बेटेल और जनता को शुभकामनाएं किस भारतीय नेता ने दिया है। ए राजनाथ सिंह, बी डॉक्टर एस जयशंकर, सी पीयूष गोयल, डी अमित शाह। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है ये हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया है।
कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि लग्जमबर्ग का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा गरुड़ा फ्रेमवर्क क्या है? नाम बड़ा अच्छा है इसलिए क्वेश्चन बनता है। ए, भारत की नई रक्षा प्रणाली है। बी, सेबी द्वारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। और सी, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली आरबीआई योजना है। डी, कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने की केंद्र सरकार की योजना है। तो डी स्टेन इसका जो सही आंसर है, गरुड़ा का उद्देश्य है AIF योजनाओं के लॉन्च की प्रक्रिया को तेज और अधिक सरल बनाना। गरुड़ा का जो पूरा नाम है वो है ग्रीन चैनल अप्रूवल राइट फॉर AIF लॉन्च। यह फ्रेमवर्क क्या करेगा, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा लागू किया गया है, जिसमें डायरेक्ट ग्रीन जो एंट्री होती है, ग्रीन फंड होते हैं जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर गरुड़ा उपदेश किया गया है, जिसमें तेजी और सरल आ सके। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एंजल ग्रुप होता है जिसमें म्यूचुअल फंड टाइप के जो होते हैं, एंजल फंड को भी इसमें ग्रीन चैनल में शामिल किया गया है, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से संबंधित यह योजना है जिसका नाम है गरुड़ा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले पुष्प उद्यान की आधारशिला किस केंद्र शासित प्रदेश में रखी गई है? ए, जम्मू कश्मीर। बी, लद्दाख। सी, हिमाचल प्रदेश। डी, उत्तराखंड। तो सबसे ऊंचे स्थान पर फूलों का बगीचा बनाया जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है लद्दाख में। लद्दाख का अगर जिला पूछे तो लेह जिला। लेह जिला का भी स्थान है एक, चोक लमसर और इस्टकना, 2 ऊंचाई वाले यहाँ पर पुष्प उद्यान बनाए जाएंगे, फूलों का बगीचा बनाया जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो चोम लमसर पुष्प कृषि पार्क लगभग 92,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस्टकना स्थित परियोजना लद्दाख विश्वविद्यालय के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लगभग 1.2 लाख वर्ग मीटर से अधिक का विकसित हुई है। इस परियोजना का उद्देश्य पुष्प कृषि, जैव विविधता और स्थायी रोजगार, पर्यावरण, पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, बात आई है लद्दाख की, तो 2019 में जम्मू कश्मीर से पुनर्गठन के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। पुष्प कृषि बागवानी की वह शाखा जिसमें फूलों और सजावटी पौधों की खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए कि हाल ही में दुर्लभ 4 भुजाओं वाला बुद्ध परिनिवारण स्तंभ किस स्थान पर खोजा गया? ए, वारंगल। बी, भीमसारी गांव। सी, कुशीनगर। डी, हम्पी। तो डी स्ट्रेन इसका जो सही आंसर है वो है भीमसारी गांव, आदिलाबाद, तेलंगाना में स्थित है। 4 भुजाओं वाला बुद्ध परिनिर्वाण स्तंभ या दुर्लभ पत्थर का स्तंभ है जो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भीमसारी गांव में मिला है। स्तंभ पर बुद्ध परिनिर्वाण, विष्णु शयन मुद्रा, वीर योद्धा और उमा लिंगन मूर्ति की नक्काशी इसके साथ अंकित है। गौतम बुद्ध के अंतिम निर्वाण महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है। इस स्तंभ को शैलीगत आधार पर 10वीं सदी के ईस्वी का माना जाता है। चलिए बात तेलंगाना की कर लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, राज्यपाल यहाँ के शिव प्रसाद शुक्ला। अगर सीमा की बात करें तो तेलंगाना के उत्तर और पूर्व में, उत्तर और पश्चिम में महाराष्ट्र है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक ये दक्षिण की ओर है, उत्तर दक्षिण में। और छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्व में है। और आंध्र प्रदेश से भी अपनी सीमा बनाने वाला जो है दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ही तेलंगाना बना है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में पद से इस्तीफा देने वाले कीर स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री थे? ए, कनाडा। बी, ऑस्ट्रेलिया। सी, इंग्लैंड। डी, आयरलैंड। तो डी स्ट्रेन इसका जो सही आंसर है वो इंग्लैंड। कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 5 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। 22 जून 2026 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा के बाद नए नेता के चयन तक अभी कार्यवाहक मंत्री बने हुए हैं। और इनकी पार्टी का नाम था, इनके इस्तीफा का प्रमुख कारण है लेबर पार्टी के भीतर बढ़ता आंतरिक दबाव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली खुरासानी इमली किस राज्य से संबंधित है?
ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। खुरसानी इमली कहाँ की भैया? तो ये मध्य प्रदेश की है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान हुआ है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झार जिले के ऐतिहासिक नगर मांडू में पाई गई है। खुरासानी इमली वास्तव में अफ्रीकी बाओबाब का वृक्ष का फल है। माना जाता है कि लगभग 600 वर्ष पहले अफगान और अरब व्यापारियों द्वारा लाया गया था खुरासानी इमली। इसका स्वाद सामान्य इमली से अलग खट्टा मीठा होता है। इसे औषधि गुणों के लिए भी उपयोग किया जाता है। बात आई है जीआई टैग की, तो अभी बिहू ढोल असम का है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जापी, धूप और बारिश से बचने के लिए पारंपरिक टोपी जापी असम की पहचान है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। हाँ, त्रिपुरा में एक वाद्य यंत्र है त्रिपुरा सारिंदा। इसे हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। त्रिपुरा राज्य की पारंपरिक धनुष वाद्य यंत्र है ये त्रिपुरा सारिंदा इसका नाम है। गरुड़ा मालवा क्षेत्र में सर्दियों के गराडू जो है मालवा क्षेत्र में सर्दियों के समय में चाट के रूप में खाए जाने वाले रतालू की प्रजाति है, तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो डबल आईएमपी है, इसको मोस्ट आईएमपी कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले इंडियन एथलेटिक अवार्ड 2025 समारोह में बेस्ट मेल एथलेटिक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? ए अविनाश साबले, बी नीरज चोपड़ा, सी किशोर जेना, डी तेजस्विनी शंकर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को पहले इंडियन एथलेटिक अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलेटिक ऑफ द ईयर चुना गया है और यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और समारोह का आयोजन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। हाँ, अब बात आई है पुरुष वर्ग में, हमने तो इंडियन चैंपियन देख लिए, सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक खिलाड़ी देख लिए, तो महिला वर्ग में भी देख लेते हैं। महिला वर्ग की बेस्ट फीमेल एथलेटिक ऑफ द ईयर का खिताब मिला है पारुल चौधरी को। और पारुल चौधरी लॉन्ग रनिंग करती हैं, ठीक है, रनर है, दौड़ करती हैं। इसके पहले पीटी उषा, गुरुबच्च सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान और अजूब बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। हाँ, नीरज चोपड़ा ने 2025 में 90 मीटर का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर अपनी उपलब्धियों में एक और मील का पत्थर साबित कर लिया है। तो नाम याद रख लीजिएगा, नीरज चोपड़ा। इंडियन एथलेटिक अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है और वुमेन इंडियन एथलेटिक अवार्ड 2026 पारुल चौधरी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी? ए स्मृति मंधाना, बी एलिस पेरी, सी अमरप्रीत कौर, डी सूजी बैट्स। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है हरमप्रीत कौर। हरमप्रीत कौर 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है और उन्होंने यह उपलब्धि 21 जून 2026 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हासिल की है। हरमप्रीत कौर ने अपना T20 पदार्पण जून 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। पुरुष और महिला क्रिकेटर को मिलाकर भी इसने सबसे पहले कोई खिलाड़ी जो 200 T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाता। पुरुष T20 में सबसे अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड पॉल स्टिलिंग के नाम है और महिला T20 में हरमनप्रीत के बाद सर्वाधिक मैच खेलने वालों में सुजय बिट्स और धानी वेट्स होड़गे और इलियास पेरी है। इस उपलब्धि के अवसर पर टीम ने उन्हें 200 अंकित विशेष जर्सी दी। याद रखिएगा, 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली जो दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है हरमप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब के कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना, यानी कादियान और ब्यास के बीच में रेल लाइन परियोजना चल रही है पंजाब में और पंजाब में स्थित 39.68 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज रेल परियोजना शुरू की है
और इस परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, इस रेलवे मार्ग पर स्वदेशी टक्कर निर्माण प्रणाली कवच को भी स्थापित किया जाएगा। और यह परियोजना लगभग 100 वर्ष बाद पुनर्जीवित करने के लिए ऐतिहासिक रेल योजना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्थित सुराज के शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस विषाक्त धातु का पता लगाने के लिए कम लागत वाली जल निगरानी प्रणाली या सेंसर विकसित किया है? ए पारा, बी आर्गेनिक, सी सीसा और डी है कैडमियम। तो याद रखिएगा, सीसा। सुराज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के शोधकर्ताओं ने पीने के पानी में सीसा आयनों का पता लगाने वाला नया सेंसर विकसित कर लिया है। यह सेंसर के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि स्वच्छ पानी में भी सीसा की मात्रा कितनी होती है। आपको बताते हैं, सीसा एक विषैली धातु है जिससे तंत्रिका तंत्र विशेषकर बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वाणिज्य स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? इसका सही आंसर देखिएगा, इसका विकल्प ए है झारखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है उड़ीसा, डी गुजरात। तो वाणिज्य स्तर की पहली जो कहना चाहिए कंपनी है उड़ीसा के में कारखाना खोला गया है। उड़ीसा का जिला है झारसुगुड़ा और इसका गांव है लखनपुर। झारसुगुड़ा के पास लखनपुर है, वहाँ पर कोयले से सीधे अमोनियम नाइट्रेट बनाने की योजना बताई जा रही है और प्रतिदिन लगभग 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट बनाई जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, का सही आंसर है 23 जून। 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की स्मृति में हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और पीरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक आंदोलन का जनक माना जाता है। पीरे डी कुबर्टिन को पहला आधिकारिक ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया और इस दिवस के जो प्रमुख स्तंभ है वो है मूव यानी चलो, लर्न यानी सीखो और डिस्कवर यानी खोजो। तो इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। इस बार के 3 स्तंभ हैं। बात आई अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो एक नज़र में देख लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून, अफ्रीकी बाल दिवस 16 जून, मरुस्थलीकरण एवं सूखा योगदान विश्व दिवस 17 जून, सतत भोजन दिवस 18 जून, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 19 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व संगीत दिवस 21 जून, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, नाविक दिवस 25 जून, मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून, यातना पीड़ितों के समर्थन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 26 जून को मनाते हैं। वहीं MSME दिवस हम 27 जून को मनाते हैं। उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डबल IMP क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पहले पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन जून 2026 में किया गया? ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी पंजाब। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है दिल्ली। महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन है दिल्ली में और 19 जून 2026 को दिल्ली के उत्तर जिले के सब्जी मंडी क्षेत्र में इसे पहले संचालित किया गया है और पूरी तरह महिलाओं के द्वारा संचालित है। और इस पुलिस स्टेशन का जो उद्घाटन है दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू जी द्वारा किया गया। स्टेशन में SHO, जांच अधिकारी, सहायक स्टाफ सहित सभी पदों पर महिला पुलिसकर्मी ही तैनात है। तो आज के करेंट अफेयर्स की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के करेंट अफेयर्स के रिवीजन करते हैं। तो कल के करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 लेन 2 के लिए भारतीय टीम में चयनित पैरा तीरंदाज विजय मुसुंडी किस राज्य के रहने वाले हैं?
सही उत्तर है झारखंड। अगला क्वेश्चन है 25 और 26 जून 2026 को आयोजित होने वाली 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई है? ये गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए AH-64 अपाचे और M777A2 प्रणाली के रखरखाव हेतु सहायता पैकेज किस देश से मिला है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2026 में भारत सरकार ने किस वरिष्ठ अधिवक्ता को 3 वर्ष के अतिरिक्त कार्यालय के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जून 2026 को विकसित भारत 2047 फोरम की मेजबानी कहाँ की गई? इसका सही उत्तर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत ने महिला 100 मीटर रिले स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन था कनाडा ने जून 2026 में आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी के लिए जिस ओवर द ओवरसाइज रडार प्रणाली के अधिग्रहण का समझौता किया है उसका नाम क्या है? इसका नाम है बी आर्कटिक ओवर द होराइजन रडार। अगला क्वेश्चन 25 से 26 जून 2026 को 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही उत्तर है भारत। अगला क्वेश्चन रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस जीत ने जीता? भारत। अगला क्वेश्चन है 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2026 के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री स्वर्ण संघ पुरस्कार किस फिल्मों को दिया गया है? सिल्वर। अगला क्वेश्चन है गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी किस संगठन के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सही उत्तर है अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की प्रमुख जन योग पहल युगांध्र 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने मान्यता प्रदान की है? इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये कुछ कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन था। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।